बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये हमारे पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देख लें कोई भी जो सीरीज़ है वो या तो एक तसलसल के साथ बढ़ रही होती है या एक तसलसल के साथ कम भी हो रही होती है, तो इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ये हमें मालूम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहली रकम को A1, फिर दूसरी को A2, A3, A4 और इस तरह जो है वो रकमें जो हैं वो चलती जाती हैं। और इस तरह मैं जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ, ये पहली रकम है तो इसको लिख देते हैं A1, ठीक है। ये दूसरी रकम है तो इसको लिख देते हैं A2, इसी तरह इसको लिख सकते हैं A3, और ये फोर्थ रकम है तो इसको हम लिख सकते हैं A4, ठीक है जी। फिर अब यहाँ पर बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि कोई सी भी दो कंसेक्टिव यानी जुड़ी हुई एक के बाद जो दूसरी रकम होती है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि अगर मैं इस प्रोग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैंने कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो मैं कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स ले सकता हूँ, कंसेक्टिव जुड़ी हुई, यानी इसके बाद ये आ रही है तो ये दो कंसेक्टिव है, या ये और ये दो कंसेक्टिव है, या ये और ये दो कंसेक्टिव है, कोई सा भी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर आप इन दोनों की बात करें तो सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है। अगर इन दोनों की बात करें तो सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है। या इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि सेकेंड टर्म में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म को, ठीक है, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ तो ये अगर ये दोनों करें तो सेकेंड टर्म होगी 15, ठीक है, 15 माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड है तो फर्स्ट ये होगी 20, ठीक है। तो 15 में से -20 निकालें तो माइनस का 5 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अगर पहले हमने बात की थी इन दोनों की, अगर हम बात करें अब इन दोनों की, इसमें भी यही देख लें, ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो सेकंड टर्म होगी 10, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 10, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 15। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब भी यहाँ पर आंसर -5 आएगा। इसी तरह अगर आप इन दोनों से भी लेंगे कॉमन डिफरेंस तो जो है आपके पास कॉमन डिफरेंस -5 ही आता जाएगा। तो हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है। इसी तरह आप यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। इनमें से भी अगर आप लेंगे तो सब के अंदर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आता है। कहने का मकसद ये है, पहली टर्म को आप A1 या D1, दूसरी को A2 या D2, और इसी तरह nth रकम को आप AN या TN भी कह सकते हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि ये जो A2 है, A2 की जगह पर आप लिख सकते हैं, मैं अगर ये चीज़ फाइंड करना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ A2 को अगर मैं लिखूँ A2 आ जाएगा मेरे पास A1 प्लस में आ जाएगा, ये 2 है तो 1D, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने थर्ड टर्म की बात करनी हो तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं A3, ठीक है, ये थर्ड टर्म है A3, इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस, अगर 3 है तो 2D। इसी तरह फोर्थ टर्म को अगर हमें मालूम करना हो तो ये हो जाएगा A1 प्लस 3D। इसी तरह अगर आपने nth टर्म मालूम करनी हो n, तो आप क्या लिखेंगे A1, ठीक है, प्लस में n से पहले वाला, जैसे 4 से पहले 3 आता है तो n से पहले वाला कौन सा डिजिट होगा, वो होगा n-1, n से a गुना कम इंटू d। तो यहाँ हमें अब ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक तो फर्स्ट टर्म दे दी गई है और बाकी हमारे पास 3 कंसेक्टिव टर्म्स दी गई हैं। जैसे कि ये 5 तो पहली रकम दे दी गई और बाकी ये 3 कंसेक्टिव जुड़ी हुई रकमें हैं, तो उन कंसेक्टिव टर्म्स में दे दी गई और हमें ये कहा गया है कि आप इसके बाद 4 टर्म्स आपने मालूम करनी है, A2। अगर हमने A2 मालूम करना है तो A2 किसके इक्वल था,
A2 था A1 प्लस में 1D के, इसी तरह A3 किसके इक्वल था, A3 था A1 प्लस में 2D की, और A4 किसके इक्वल था, A4 है A1 प्लस 3D की। तो इस फार्मूला के मुताबिक पहली रकम तो हमारे पास A1 पहले ही है, दूसरी तीसरी चौथी जो है वो इस फार्मूला से हम मालूम कर सकते हैं। तो इस फार्मूला में हमारे पास A1 तो है लेकिन D नहीं है। D मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप D इन दोनों का निकाल लें या आप D इन दोनों का निकाल लें तो D सेम होगा। तो कैसे निकालेंगे, D हम निकालते हैं D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर हम इन दोनों की बात करें तो सेकेंड टर्म ये होगी, सेकेंड टर्म है 29 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 26। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस लेंगे तो भी 3 आएगा, यहाँ से ले लेंगे तो भी 3 आएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। A2 मालूम करना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले लिखूँगा A1 मेरे पास क्या है 5, मैंने लिखा 5 प्लस में लिखा 1 इंटू D क्या है 3, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 3 1 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। क्लियर है। यहाँ हमारे पास क्या आएगा A1 हमारे पास 5 है, फिर लिखा प्लस, फिर लिखा 2 और लिखा मल्टीप्लाई D क्या है 3, हमने लिखा 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 6 जमा 5 11, यानी कि A3 हमारे पास आ गया 11 के इक्वल। ठीक है। A1 प्लस 3D, अब वही चीज़ लिखेंगे कि A1 क्या है 5, हमने लिखा 5, ठीक है, प्लस में लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय D क्या है 3 है। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 3 हो जाएगा 9, 5 जमा 9 ये बन जाएगा 14। तो A4 आ गया हमारे पास 14 के इक्वल। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहली टर्म हमारे पास 5 थी, तो दूसरी टर्म हमारे पास आ गई 8, ठीक है, तीसरी टर्म हमारे पास आ चुकी है 11 14। ये पहली 3 टर्म हमने मालूम कर दी है। जी तो बच्चों ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये 2 टर्म्स हमें दी गई हैं और देख लें ये है A5 और ये है A9, ये दोनों कंसेक्टिव टर्म्स नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कंसेक्टिव टर्म्स कौन सी होती हैं, टर्म्स नहीं है। तो जब कंसेक्टिव टर्म्स नहीं होंगी हमारे पास तो हम A1 प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई करके नेक्स्ट टर्म फाइंड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास A1 होना चाहिए और फिर हमारे पास D होना चाहिए, फिर ही हम जो है कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं किसी भी सीरीज़ की। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर A1 और D को मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर A5 को लिख सकता हूँ उसी फार्मूले से। A5 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 4D, ये A5 की जगह पर ये लिखा जा सकता है। ये 17 मैंने यहाँ पर वैसे लिख दिया है। इसी तरह A9 को भी मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 8D और ये साथ में आ जाएगा 37। यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको कह देता हूँ इक्वेशन 2। फिर मैं लिखूँगा, अब मैंने यहाँ से A1 और D की कीमत मालूम करनी है। मैं यहाँ पर लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, वो है A1
प्लस 8d इज इक्वल टू 37। इसमें से माइनस किसको करना है, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या है, a1 प्लस में 4d इज इक्वल टू 17। जब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस वाली रकम माइनस हो जाएगी, ये 4d भी प्लस में है माइनस हो जाएगा, 17 भी प्लस में था अब माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, a1 प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट गए, और यहाँ पर 8 प्लस का 4 माइनस का तो बच गया 4, साथ में d इज इक्वल टू 37 में से 17 को माइनस किया तो ये बन गया 20। क्लियर है। और d अब हमारे पास आ चुका है, ये 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये। अब हमें साथ में चाहिए a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू मैं इस 5 को पुट कर दूं इस रकम के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर, किसी में भी ऐड या पुट कर दूंगा तो मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस 1 के अंदर इस d को पुट कर देता हूँ। मैंने लिखा a1, इक्वेशन नंबर 1 यही है, प्लस में लिखा 4 और d की जगह पर मैंने क्या लिखा 5 इज इक्वल टू 17। तो ये बन गया a1 प्लस 4 5 20 इज इक्वल टू 17। मुझे a1 चाहिए, a1 मैंने लिखा, ये इधर है 17 और ये 20 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 17 माइनस 20 बन जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ मेरे पास a1 आ चुका है। ले जी a1 मेरे पास आ चुका है। तो मैं बता चुका हूँ पहले ही कि किसी भी सीरीज की कोई भी टर्म मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, तो वो फार्मूले के अंदर हमें a1 और d चाहिए होता है। इससे हम सारी मालूम कर लेते हैं बाकी टर्म्स। तो अब a1 मैंने मालूम कर ली, a1 तो हमारे पास आ गई है, a1 हमारे पास है 5 के इक्वल, सॉरी -3 के इक्वल, -3 के इक्वल, और d हमारे पास है 5 के इक्वल। ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद है। अब मालूम करते हैं a2। a2 का फार्मूला क्या है, वो है a1 प्लस d। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग a1 हमारे पास -3 है प्लस d हमारे पास 5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। a2 आ जाएगा a2 के 2 के इक्वल। इसी तरह अब हमने मालूम करना है a3, थर्ड टर्म। वो फार्मूला क्या है, वो है a1 प्लस 2d। तो a1 किसके इक्वल है, -3 के, प्लस लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय d क्या है 5 है। तो ये जगह 2 5 10, 10 में से 3 गए तो हमारे पास बच गए 7। a3 आ गया 7 के इक्वल। इसी तरह a4 को मालूम करना है। a4 का फार्मूला है a1 प्लस 3d। a1 -3 के इक्वल है, मैंने लिखा -3, प्लस में लिखा ये 3 और d की जगह पर मैंने क्या लिखा 5। इस तरह a4 आ जाएगा 5 3 15, 15 में से 3 गए तो 12 बच गए 12। तो इस तरह मेरे पास फोर्थ टर्म भी आ गई है। इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास a1 भी आ गया, ये a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर कि a1 मेरे पास क्या था, a1 है -3, a2 है 2 और a3 है 7, a4 है 12 और इसी तरह
बाकी टर्म्स भी हम मालूम कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले 3 मालूम करें, तो वो हमने यहाँ पर मालूम कर दी है। इसी तरह हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये A7 है, ये A10 है, कंजेक्टिव टर्म्स नहीं है। कंजेक्टिव टर्म्स नहीं है तो हम n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। वो अप्लाई करेंगे तो ही हम कोई भी टर्म सीरीज की मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें A1 और प्लस में हमें कॉमन डिफरेंस D चाहिए। तो सबसे पहले A1 और D को मालूम करते हैं। तो यहाँ पर उसी फार्मूले के मुताबिक मैं इसको लिख सकता हूँ 3, मैं लिखूँगा 3 A7 की जगह पर, A7 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ना A1 प्लस 6D, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यही मैंने लिखा 7, और A4 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस में 3D, ऐसे ही। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा 3A1 प्लस 6 3 18, ये हो जाएगा D इज इक्वल टू, ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा A1 से, तो 7A1 प्लस में 7 3 से मल्टीप्लाई होगा 7 3 21, और ये साथ में आ जाएगा D। यहाँ पर मैं इनको एक साइड पे कर लेता हूँ, A वाली रकमों को और D वाली को। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3A1, फिर ये A1 वाली रकम को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस 7A1, और ये प्लस में है 18D, ये वाली भी मैं इधर ले आता हूँ, माइनस 21D, और इधर बच गया हमारे पास 0, ठीक है, क्योंकि सारी रकमें मैं इधर ले आया। तो ये 3A माइनस 7A माइनस का 4A हो जाएगा, 4A1, और 21 में से 18 गए तो माइनस आ जाएगा 3D इज इक्वल टू 0। मैं इसको 0 के उस साइड पे ले जाऊँगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये या इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1 का नाम, कि ये इक्वेशन 1 है। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, A10 को। A10 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 9B इज इक्वल टू 33, ये दोनों लिखे जा सकते हैं, और इसी को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का, कि ये, अब ये A10 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, अगर हमने A1 या D की कीमत मालूम करनी है तो इन दोनों इक्वेशन में से या तो A1 का कोफिशिएंट बराबर हो या D का कोफिशिएंट बराबर हो, चाहे इसको बराबर कर लें इसके या इसको बराबर कर लें इसके, सिर्फ एक चीज़ बराबर करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं इसको कर दूँ 1A1 सिर्फ, जैसे कि ये A1 है, या ये 4 है तो इसको भी 4A1 कर दूँ, तो मैं इसको A4 कर देता हूँ, 4A1 करता हूँ। तो इसको 4 करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन को 4 से। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 4, ठीक है। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 4A1, और ये बन जाएगा 9 चौका 36, 36D, और इस साइड पर आ जाएगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 4 3 12, 4 3 12 और 1
13 132, ये 132 बन जाएगा। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, ये प्लस का 4a1 है, ये माइनस का 4a1 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये कट नहीं होंगे, तो हमारे पास a1 या d की वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए ऐड करेंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 4a1 प्लस 36d इज इक्वल टू 132। अब जमा किसको करना है, इसको, ये है -4a1 माइनस 3d इज इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं इसको करता सब्ट्रैक्ट करने से ये प्लस का बन जाता 4, तो प्लस का 4 और प्लस का 4 8 4 हो जाता, 8 4a1, तो ये सॉल्व नहीं होनी थी, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। तो अब क्या हुआ, अब ये माइनस का 4a1 ये प्लस का 4a1 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और यहाँ पर हमारे पास बचा 36 में से 3 गए, तो ये बन गया 33d, और यहाँ पर ये बच गया 132 132। तो 132 डिवाइडेड बाय 33 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी d की वैल्यू। अब देखिए 33 एक 33, 33 4 होता है 132, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में जो है ना वो पुट कर दें, चाहे इसमें कर दें, चाहे इसमें कर दें, या इस थर्ड में कर दें। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं d की वैल्यू को। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, हमने लिखा -4a1 माइनस 3d की जगह पर लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 4a1, ये 3 4 12 हो जाएगा, माइनस का 12 मैं इसको इधर ले आता हूँ डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा प्लस का 12, ये -4 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, a1 ये a1 के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 4 3 12 होता है, तो माइनस का 3 बच गया हमारे पास a1। अब हमारे पास a1 भी आ चुका है और d भी आ चुका है। अब इसके बाद हम इस सीरीज़ की कोई सी भी टर्म मालूम कर सकते हैं। उसने हमें बोला हुआ है कि आपने पहली 4 करनी है, तो हम पहली 4 मालूम कर लेते हैं। एक हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ a1 हमने मालूम कर लिया था कि a1 जो है वो है -3 के इक्वल और d 4 के इक्वल। d जो है वो है 4 के इक्वल। अब सारी टर्म जो है हम वो मालूम कर लेंगे, यानी कि a2 अब मालूम करना है। a2 आ जाएगा a1 प्लस d के इक्वल। a1 -3 है, फिर लिखा प्लस d4 है, तो इस तरह हमारे पास बचा 1। a2 आ गया 1 के इक्वल। अब a3 मालूम करना है, a3 आ जाएगा a1 प्लस 2d। a1 है -3 के इक्वल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d, d4 है, तो ये -3 प्लस में आ जाएगा 2 4 8, तो ये बच गया 5। a3 5 के इक्वल आ गया। इसी तरह a4 मालूम करना है। फोर्थ टर्म क्या होगी,
A1 प्लस 3D, A1 माइनस 3 के इक्वल है, प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू डी, D4 के इक्वल है। ये बन जाएगा 3 4 12, 12 में से 3 गए तो 9, तो A4 हमारे पास आ चुका है 9 के इक्वल। यहाँ पर इस सीरीज़ की हमने पहली 4 टर्म्स मालूम कर ली हैं। पहली है -3, दूसरी है 1, तीसरी है 5 और चौथी है 9, फिफ्थ, और इस तरह हम सारी टर्म्स आगे मालूम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो।